नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनाव का महा त्योहार जो है शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही जो पार्टियां हैं दमखम दिखाने का वक्त आ गया है। मतदाताओं के हाथ में अब बाजी चली गई है और अब किसकी जीत होगी यह मतदाताओं पर निर्भर करता है। इससे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं और इसके साथ ही सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुए। इसी के दौरान चुनाव का यह महापर्व, इसका शुभारंभ हो चुका है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें आपको कि 7 चरणों में यूपी में इस बार मतदान होना है, जिसका पहला चरण आज है, जहां 58 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतरे हैं और 58 विधानसभा सीटों पर मतदान किए जाएंगे। मतदान में आपको बता दें कि 623 उम्मीदवार इस बार रण में हैं और उनके भाग्य का फैसला इस बार किया जाएगा। यूपी में आपको बता दें कि चुनाव का महापर्व, इसका शुभारंभ हो चुका है। सुबह 7 बजे से सभी वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है। मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं और खराब मौसम के बावजूद जो मतदाता हैं केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट दे रहे हैं। मतदान का जो अधिकार जनता के पास है उसका इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। पहले चरण में मैदान में 623 उम्मीदवार हैं जो कि इस बार खड़े हुए हैं और इनके भाग्य का फैसला जनता करेगी। यूपी में 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव, 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और इसका बिगुल बज चुका है। चुनाव में इस वक्त आपको बता दें 11 जिले हैं जहां पर 58 विधानसभा सीटों पर पहले फेज का यानी पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। तो इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से एक खबर सामने आ रही है। जो मुजफ्फरनगर के इस्लामिया में ईवीएम को लेकर एक खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी महा त्योहार के बीच में एक खबर सामने आई है जहां ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। इस्लामिया में ईवीएम खराब, इंटर कॉलेज वोटिंग बूथ पर यह ईवीएम खराब हुआ, शुरू नहीं हो सकी वोटिंग, जहां पर कुछ ही देर बाद वोटिंग अब शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव का जो रण है तैयार है और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि वोटिंग नहीं हो पाई ईवीएम खराब होने की वजह से, लेकिन 1 घंटे के इंतजार के बाद यहां पर एक बार फिर से वोटिंग शुरू हो चुकी है और ईवीएम को ठीक किया गया। आपको बता दें एक बैकअप में ईवीएम मशीन रखी जाती है और उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया है। एक ईवीएम खराब हुआ तो दूसरा उस वक्त वहां पर तैनात किया गया और उसके बाद वोटिंग शुरू की गई। हालांकि 1 घंटे देरी के साथ यहां पर वोटिंग शुरू हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पहला चरण यूपी में 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जहां पर मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के इस्लामिया में ईवीएम खराब होने की खबर आई, जिसके बाद उसे ठीक किया गया और उसके दौरान दूसरा ईवीएम वहां पर लगाया गया है। इंटर कॉलेज वोटिंग बूथ की एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से 1 घंटा देरी के साथ वोटिंग शुरू हुई है और अब मतदाता वहां पर मतदान कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से सामने आई है जहां पर देरी के साथ वोटिंग शुरू हुई है, यानी मतदान देर से शुरू हुए हैं क्योंकि ईवीएम वहां पर खराब हो गया था। मुजफ्फरनगर के इस्लामिया से ये बड़ी खबर इस वक्त की, पहले चरण का यूपी में चुनाव होने जा रहा है और मतदान शुरू हो चुके हैं सुबह 7 बजे से, लेकिन ये ईवीएम खराब होने की पहली घटना यहां पर सामने आई जहां पर 1 घंटे की देरी के साथ वोटिंग शुरू हुई है। ईवीएम खराब होने की वजह से मुजफ्फरनगर इस्लामिया से ये खबर सामने आई है ईवीएम खराब होने की। चलिए आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इस चरण में मेरठ में 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई। वोटर लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं मेरठ के लिए लिसाड़ी गेट क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए पोलिंग बूथ पर लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस तरह से दिखा रहे हैं कि देखिए हम मतदान कर चुके हैं। मतदान का जो अधिकार जनता के पास, आज जनता के लिए भी काफी अहम दिन बताया जा रहा है जहां पर पूरा उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। लोग सर्द सुबह में पहुंचे हैं, मतदाता जो हमारे हैं और केंद्रों पर ये पहुंच रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच मतदान किए जा रहे हैं। मेरठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह 7 बजे, ठीक 7 बजे से वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें पोलिंग बूथ पर लाइन लगी हुई भी दिखाई दी जा सकती है, जहां पर आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं, हम आपको आर्य न्यूज की टीम दिखा रही है कि किस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, जो फिलहाल काफी पुख्ता दिखाई दे रही हैं। जहां पर मतदान केंद्रों के बाहर लाइन लगी हुई है और एक सिस्टम से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और अंदर जाकर मतदान करके वापस आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मेरठ से। मेरठ में 7 बजे मतदान शुरू हुआ। भारी सुरक्षा बल भी वहां पर तैनात है, सुरक्षा दस्ता तैनात है। मैं 7 बजे पहुंच गई थी। तो आज आपने महापर्व पर मतदान किया है, हाँ कैसा जी, लगा? बहुत अच्छा लगा। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये देना चाहती हूँ कि सबको मतदान करना चाहिए, ये सबके लिए अच्छा है। ऐसी ठंड में भी आप पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच हाँ रहे हैं, जी। कितना उत्साह है? और बहुत अच्छा लग रहा है मतदान का। आपने सुना किस तरीके से उत्साह के साथ मतदाता जो है पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और अब मेरठ के बाद रुक करेंगे बुलंदशहर का, जहां पर सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई और बुलंदशहर में भारी पुलिस बल मौजूद है और इसी के साथ ही मतदान केंद्रों के बाहर कतार भी देखने को मिल रही है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही मतदान किए जा रहे हैं। पुलिस ने भी चाक चौबंद सुरक्षा और व्यवस्था बनाई हुई है। तस्वीरें आपको बुलंदशहर की इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आर्य न्यूज की टीम वहां पहुंच गई है और लगातार ढोल नगाड़े भी यहां पर देखे जा सकते हैं। एक उत्साह, चुनाव का जो ये पर्व है मनाया जा रहा है पूरे उत्साह के साथ और मतदाता केंद्र पर जो है पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। कैसा खुशी का माहौल इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वोटिंग की जा रही है बुलंदशहर में। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज लोकतंत्र का हमारा सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं में प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। इस समय सभी बूथों पर मॉकपोल की कार्रवाई की जा रही है। सभी पीठासीन अधिकारियों से हमारे कंट्रोल रूम से बात भी हो गई है और जैसा कि हमेशा ट्रेंड रहा है, सवेरे लगभग 1 घंटे कई बार ईवीएम्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोगों ने जो ECIL के इंजीनियर हैं और जितने मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको फील्ड में लगाया हुआ है और प्रयास यही है कि मतदान शांतिपूर्वक हो, विघ्न बाधा कोई ना आए। और मेरा आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि आज उनका सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जितने भी हमारे मतदाता हैं पूरे के पूरे 100% अपने बूथ पर जाकर के। तो लोगों का उत्साह आपने देखा, सुरक्षा व्यवस्था आपने देखी और किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा दस्ता मौजूद है, पुलिसकर्मी लगातार इसी कोशिश में है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराए जा सके। अब आपको एक नजर दिखाएंगे कि मेरठ में क्या कुछ सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी इस वक्त खड़े हैं और कौन सी पार्टी के कौन से प्रत्याशी हैं। सबसे पहले मेरठ की सीट की बात करते हैं। कमलदत्त शर्मा बीजेपी से, रफीक अंसारी सपा से, मोहम्मद दिलशाद बसपा और रंजन शर्मा कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पर ग्राफिक्स के माध्यम से। मेरठ सीट पर यहां पर घमासान है, जहां पर कमलदत्त शर्मा बीजेपी की तरफ से मैदान में है, रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है, मोहम्मद दिलशाद बसपा की तरफ से और रंजन शर्मा कांग्रेस की तरफ से किस्मत आजमा रहे हैं। मेरठ सीट की इस वक्त यहां पे बात कर रहे हैं। मेरठ सीट बहुचर्चित सीट है, जो यहां पर लगातार इस पर नजर बनाए रखी है तमाम पार्टियों ने और तमाम प्रचार भी किए गए। और इस दौरान ये जो ताजा उम्मीदवार आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, कमलदत्त शर्मा बीजेपी से मैदान में है, रफीक अंसारी सपा से, मोहम्मद दिलशाद बहुजन समाज पार्टी से मौजूद हैं मैदान में और रंजन शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूद हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे मेरठ की सीट, बाकी सीटों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि वहां पर कौन से प्रत्याशी कौन सी पार्टी के सामने मैदान में हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं मेरठ की बाकी सीटों के बारे में भी कि किस तरीके से वहां पर मेरठ की सीट जो है, बता दें आपको, कमलदत्त शर्मा बीजेपी से हैं और इसी के साथ ही लगातार अब मेरठ कैंट की सीट आपको दिखाएंगे, जहां पर किस तरीके से मतदान जो है हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था का भी यहां पर ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरें ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मेरठ के बाहर, जहां पर पोलिंग बूथ के बाहर बूथ पर लाइन लगी है मतदाताओं की और साथ ही पुलिस कर्मी भी वहां मौजूद हैं। मेरठ कैंट सीट की आप प्रत्याशियों की लिस्ट देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अमित अग्रवाल बीजेपी से मैदान में हैं, श्रीमती मनीषा अहलावत
आरएलजी की हैं, जो कि सपा के जरिए यहां पर इस वक्त मैदान में है सपा पार्टी की तरफ से। अमित शर्मा बसपा से हैं और अवनीश कजाला कांग्रेस से हैं। इस वक्त दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि प्रत्याशी किस तरीके से मैदान में है इस वक्त और प्रचार हो चुका है। अब बारी आती है मतदाताओं की, जो सबसे अहम भूमिका इस वक्त अदा कर रहे हैं। की सीट आपको दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण सीट है मेरठ कैंट, जहां पर अमित अग्रवाल बीजेपी की तरफ से मैदान में है। श्रीमती मनीषा अहलावत आरएलजी की हैं, जो कि सपा की तरफ, सपा और आरएलडी का गठबंधन इस वक्त का काफी महत्वपूर्ण गठबंधन बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी हाथ मिला चुके हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी लगातार प्रचार करते नजर आए, सक्रिय नजर आए, इस वक्त सक्रिय भूमिका में रहे यूपी चुनाव को लेकर। और कोई भी चूक इस वक्त भारी पड़ सकती है, लेकिन इस वक्त प्रचार थम चुका है और मेरठ कैंट सीट का जो भाग्य है अब वो जनता तय करेगी। ये तमाम प्रत्याशी इस वक्त मेरठ कैंट सीट से मैदान में हैं। एक बार फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि अमित अग्रवाल बीजेपी की तरफ से मैदान में है, श्रीमती मनीषा अहलावत सपा की तरफ से और अमित शर्मा बसपा की तरफ से मैदान में है। अवनीश कजाला कांग्रेस पार्टी के मेरठ कैंट सीट पे इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदाता लगातार सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच चुके हैं और मतदान कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बाकी सीटों के बारे में भी बताएंगे कि कौन से प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं। सीधे आपको ले चलते हैं सहारनपुर सीट की तरफ, जहां पर सहारनपुर के नकुड़ सीट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं इस पार्टी के। लेकिन आपको इससे पहले ये बता दें कि चुनाव प्रचार फिलहाल इन तमाम 11 जिलों की सीटों के लिए थम चुका है, क्योंकि अब मतदान की बारी है। अब मतदाताओं की बारी है कि क्या कुछ प्रचार उन पर असर किए, कौन से वादे, किस पार्टी के वादे उनके लिए महत्वपूर्ण है और वो किसे जिताना चाहते हैं। तमाम प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं और अब उनके भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दें बुलंदशहर की शिकारपुर सीट के बारे में भी आपको बताएंगे, जहां पर लगातार मतदान किया जा रहा है। अनिल शर्मा बीजेपी की तरफ से मैदान में है, किरण पाल सिंह आरएलडी सपा मैदान में है और मोहम्मद रफीक बसपा से मैदान में है। बुलंदशहर की शिकारपुर सीट के हम आपको दिखा रहे हैं जानकारी, जहां पर जिया उर रहमान कांग्रेस की तरफ से इस बार मतदान के लिए अब जो है और इसी के साथ ही बुलंदशहर के हमने आपको दिखाया प्रत्याशी। अब इसके साथ ही बुलंदशहर शिकारपुर सीट पर जो है चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहे हैं और हमारे जो संवाददाता है मुकेश पहुंच चुके हैं। उन्हीं से जानते हैं ताजा हाल, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। मुकेश, क्या कुछ तस्वीरें आप हमें इस वक्त दिखा सकते हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे से यहाँ लाइनें लगी हुई हैं और काफी कड़ी शासन प्रशासन की मदद में यहाँ जनपद बुलंदशहर में मतदान किया जा रहा है। काफी व्यवस्थाएं इस बार की गई है। शासन प्रशासन का कोई लापरवाही ऐसा तो कोई लापरवाही ना बरते, उनके लिए काफी पुलिस प्रशासन, पुलिस बल जो है हर बूथों पर तैनात किया गया है। लगातार जिलाधिकारी एसएसपी लगातार बूथों का भ्रमण कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं जगह जगह वाहनों की चेकिंग हो रही है और जहाँ बूथ बनाए गए हैं उनके आसपास जितनी सभी दुकानें हैं, जो भी दुकानें अंदर आने सबको मतलब जो व्यवस्थाओं को व्यवस्थाएं करें, ऐसे मार्गों को भी रोका गया है। जी मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर पुरुष और महिला मतदाताओं की जो संख्या है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि महिलाएं इस बार आ रही हैं बढ़ चढ़ के वोट देने के लिए? जी बिल्कुल, महिला बताना चाहूंगा, जो जनपद बुलंदशहर इतने ही बूथ हैं, महिलाएं और पुरुष लगातार बढ़ चढ़ कर वोट डालने के लिए घर से आ रहे हैं। सुबह से ही 7 बजे से लाइन लगी, 7 से 6 का जो पोलिंग टाइम दिया गया उसका उनको अनुरोध होते हैं। महिला भी काफी तादाद में जो वोट डालने के लिए मतदान कर रही है। मुकेश, जानना चाहेंगे कि वोटिंग वहां पर किस समय शुरू हुई, क्या समय से वोटिंग शुरू हो पाई है और सुरक्षा के इंतजामों को लेकर आपसे व्यवस्था जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज सुबह 7 बजे पहली वोट जो डली थी 7 बजे डाल दी गई थी और काफी रोमांचक ये है जो मतदान इस समय चल रहा है। मैंने आपको सुबह तस्वीरों में भी दिखाया था, बाकायदा मतदान केंद्र को गुब्बारों से सजाया गया, ढोल बाजे बजाकर मतदान प्रारंभ किया गया जिलाधिकारी द्वारा। कुछ तस्वीरें मैंने आपको भेजी थी, उसमें आपने देखा। और उस तरीके से काफी व्यवस्था ऐसी जगह करी है तो शासन प्रशासन काफी अलर्ट है, जिससे कि मतदान के दौरान लोगों को कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी मुकेश, हम चाहेंगे अब लोगों से भी बात करें कि इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं जो उनके हैं, परेशानियां क्या कुछ हैं जिसको लेकर वो इस बार वोट कर रहे हैं।
जी, एक हमारे मतदाता भी मतदान करके आए हैं, उनसे जानते हैं कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, आस मोहम्मद नाम है। इस बार क्या समस्या हो, क्या परेशानियां रही सरकार में आपको देखने को मिली? परेशानी कुछ नहीं रही, सब ज्यादा रही है। अच्छा, बाकी सब कुछ ठीक रहा है। अच्छा, और आपने मतदान किया, आप क्या सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, जो भी सरकार आएगी आगे? जो भी सरकार आने वाली है वो जो सुविधा देगी वो सब तैयार है, वो भी कहना चाहिए। आप आपसे पहले कितनी बार आपने मतदान किया? आप कितनी बार करने आए हैं इस बार? आपसे पहले कितनी बार किया था मतदान आपने? कई बार कर चुके हैं मतदान। अच्छा, प्रधानी का भी, मंत्री का भी, सब कई बार मैंने मतदान किया। अगले 10 मिनट बात की। क्या नाम भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हो? अम्बेडकर नगर शिकारपुर। अच्छा, हाँ, क्या समस्याएं रही हैं इस बार? समस्या तो कुछ भी नहीं है ऐसी विशेष तो। अच्छा, आगे सरकार जो भी बनेगी उससे क्या अपील करना, क्या कैसी उम्मीद रखती है सरकार यही चाहते हैं जो सरकार बनी है वही रहे। अच्छा, इस बार किसको मतदान किया आपने? योगी जी को। फूल पर वोट डाल गए? हाँ जी। अभी हमने 10 बात की और जो है काफी अभी लाइन मेरे पीछे लगी हुई है। उनसे बात करें और पूछें कि इस बार क्या मुद्दों को लेकर वो इस बार मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैं और दर्शकों के साथ चल रहा हूँ। यहाँ काफी पुलिस वाले मेरे साथ है। उधर जो है जहाँ लाइनें लगी हैं वहाँ थोड़ा आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है। उधर दूसरों की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। जैसे लोग मेरे पास आएंगे मैं आपको उनसे बातें कराता रहूंगा और वार्ता करता रहूंगा, और ये जैसे ही मतदान करके लोग आएंगे। और काफी दिलचस्प इस बार मतदान रहा है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। अच्छा, जो अब सरकार रही है आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं रही हैं? समस्या तो बहुत है। अच्छा, हमारा पानी की ज्यादा समस्या। पानी की ज्यादा समस्या रही है। हाँ। तो इस बार जो सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद रखते हैं? ये जो सरकार सभी जो भी कोई विधायक है जी, सभी से हमने वो कर लीजिए हाँ अपनी वो जी, लेकिन पानी का कोई इंतजाम नहीं है। इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? इस बार ये देख अब जो सरकार आएगी उससे भी मालूम करके देखेंगे जो हमारा जो हो जाए। जी, कुछ क्षेत्रों में अभी भी काफी समस्याएं लोग बता रहे हैं कि जैसे कि अभी इनसे बात हुई तो जल समस्या की, जल निकासी की समस्या बताई, पानी भराव जिसके चलते इन्हें परेशानी हो रही है। और जैसे ही लोग मतदान करके इधर आएंगे हम वैसे ही बताते रहेंगे। और इन बूथों पर काफी पुलिस बल चारों तरफ तैनात है और लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ मतदान किया जा रहा है। और काफी भारी मात्रा में लोग भी मतदान करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। काफी मुकेश, हम चाहेंगे आप पुलिस कर्मियों से भी बात करने की कोशिश करें कि क्या कुछ व्यवस्था उनकी तरफ से की गई है, कितने बजे ईवीएम मशीन वहां पर पहुंची है और मतदान कैसे और किस समय शुरू हुए। जी बिल्कुल, हमारे पीछे पुलिस कर्मी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आइए जरा क्या महसूस करो, मेरे पीछे आए। एक यहाँ विभाग से पुलिस विभाग से खड़े हुए, हम जानकारी। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, कितने समय आप मतदान शुरू हो गया था? सुबह 7-10 यहाँ 7-10 पर मतदान शुरू हुआ था। और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया से की गई। अच्छा, लाइन लगाकर मतदान कराया जा रहा है। और कितने अधिकारी अब तक बूथ में निरीक्षण करने आए हैं? ऐसे साहब वगैरह 5 अधिकारी अब तक आ चुके हैं। जैसा कि अभी हमारे जो पुलिसकर्मी खड़े हैं उन्होंने बताया कि अब 5 अधिकारी यहाँ बूथों का निरीक्षण कर चुके हैं। काफी पुलिस फोर्स है और लोगों को काफी डिस्टेंस के साथ मतदान कराया जा रहा है। और लोगों को एक महिलाओं की पुरुषों की अलग अलग लाइनें इनके द्वारा बनवाई गई हैं। और लगातार यही अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण मतदान करें। और कहीं ऐसा आप देख सकते हैं लाइनें तो महिला पुरुषों की अलग लगी हैं। जगह जगह कई जगह पुलिस बल तैनात है। और जो लोग व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश दिन चढ़ेगा मुकेश, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ भी बढ़ेगी लोगों की मतदान के लिए। तो पुलिस वालों से हम ये जानना चाहेंगे कि उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, क्या अभी और भी कोई टुकड़ी आनी बाकी है जो सुरक्षा कर्मी पहुंचेंगे वहां पर पोलिंग बूथ पर? जी, इस बारे में सबसे और जानकारी कर लेते हैं। जैसा कि अभी 10-10 का टाइम है और जैसे ही भीड़ बढ़ती है तो उसके लिए और भी पुलिस बल तैनात है क्या? जी, जरूरत पड़ने पर जितना भी आवश्यकता हो सकती है उतना पुलिस बल तैनात है, रिजर्व है। जी, जैसा कि अभी जो यहाँ तैनात है उन्होंने बताया कि जैसे ही भीड़ बढ़ती है हमारा पुलिस की टुकड़ी तैनात है, उन्हें तुरंत तत्काल बुलाया जाएगा। काफी जनपद बुलंदशहर बाहर से फोर्स मंगाई गई है जिससे कि जनपद बुलंदशहर में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। जी, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर वहां पर क्या कुछ खास तैयारियां हैं? सैनिटाइजर को लेकर, मास्क को लेकर, क्या जो लोग बिना मास्क के पहुंच रहे हैं वहां पर क्या उन्हें मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल,
जैसा कि बताना चाहूंगा कि जो है कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जनपद में 300 से ऊपर एक्टिव केसेज हैं और उसको देखते हुए प्रोटोकॉल अधिकांश लोग मास्क लगाकर आ रहे हैं और जो है और जो नहीं आ रहे उन्हें लगातार हिदायत दे रहे हैं। लेकिन पोलिंग बूथों पर ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना मास्क की व्यवस्था इस बार निर्वाचन आयोग और स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई है। जी मुकेश साथ भी ये भी जानना चाहेंगे क्या क्या अभी तक किसी तरह की अराजकता की कोई खबर वहां पर मिली है देखने को? जी बिल्कुल, इस बार कोई भी अराजकता की खबर जनपद बुलंदशहर से किसी बूथ से नहीं आई है और आगे लगातार हमारा बूथों पर भ्रमण जारी है और जैसे भी अराजकता का मामला आएगा आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। मुकेश हम चाहेंगे आप लोगों से और बात करने की कोशिश करें कि इस बार क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिसको देखकर वो देखते हुए वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी लोग जैसे मतदान में उधर जाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने रोक दिया है। जैसे ही वो लोग उधर से मतदान करके आए तुरंत उनसे बात करेंगे। मैं लोगों से देखा हूँ जैसे लोग मतदान करके आएंगे तो तुरंत उन्हें अपने साथ लेता मैं एक दो लोगों के साथ जाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कैमरा मेरे पीछे चलाएं जरा। भाई साहब क्या नाम है आपका? राम है जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर रहने वाले। इस बार जो है अब से पहले जो सरकार रही है क्या आपके क्षेत्र में व्यवस्थाएं रही हैं और कितनी व्यवस्थाएं रही हैं? हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो इस बार जो है आपने मतदान किया, किस उम्मीद को लेकर मतदान किया? इस उम्मीद को लेकर मतदान किया, किस उम्मीद को लेकर मतदान किया तो ये हमारा सुधार है। अच्छा, तो क्या क्या मांगे रखते हैं आप सरकार से? जो भी सरकार बने और क्या क्या समस्या आए आपकी जो सरकार बनेगी उसकी मांगे जरूर बताएंगे। अभी कोई मतदाता से बात हुई, उनका कहना है जैसे ही सरकार बनेगी तभी हम बताएंगे कि क्या उनसे उम्मीद रखेंगे, क्या उनकी समस्याएं तो अनेक है लेकिन यही कहकर वो निकल गए और जैसे भी मतदान करके आता है उनसे वार्ता करने की कोशिश हम चाहेंगे एक बार आप दर्शकों को दिखाएं वहां पर मतदान केंद्र के बाहर क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं भी कैमरा उधर की तरफ कराता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो सुरक्षा मतदान हो रहा है। लोग काफी 2 लाइनें लगी हुई हैं, महिला पुरुषों की अलग अलग डिस्टेंस के साथ लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं और पुलिस बल भी उनके आसपास इर्द गिर्द नजर आ रहा है और लगातार हिदायत दे रहा है कि दूरी बनाकर रखें। आप देख सकते हैं कैमरे में लगातार पुलिस वाले उनसे लोगों से डिस्टेंस की बात करें, लोग डिस्टेंस में भी खड़े हैं और अधिकांश कुछ मास्क नहीं तो मुंह पर दुपट्टा लगाए हुए, किसी ने जैसा माला लगा, इस तरीके से लोग खड़े हुए हैं। और आगे में जाना चाहें कि कई बार कोशिश की लेकिन पुलिस कर्मी वहाँ जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो मैं इतनी दूर से ही आपको तस्वीर दिखा पा रहा हूँ। और जैसे ही लोग मतदान करके आ रहे हैं उनसे लगातार बात भी की जा रही है, कितने लोग मतदान कर रहे हैं। तो काफी अभी मतदान का शुभारंभ है, लगभग 10:30 से 11 बजे का टाइम है। अभी अधिक बूथों पर भीड़ भी नहीं है। जैसे ही भीड़ बढ़ेगी और लोग उत्साहित होंगे और उस समय जी एक मतदाता अभी आए हैं, बात करते करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, तो ये बताइए कि आपके वार्ड में क्या क्या से पहले समस्याएं रही हैं? ये पता ना। अच्छा, अभी एक मतदाता से बात हुई है कि उनके बारे में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या होता है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, अन्य किसी और से बात करते हैं जैसे भी मतदान करके आएगा और जब तक व्यवस्था लगातार आप दिखाएं, यहाँ पे कैमरे में चारों तरफ की व्यवस्था दिखाएं। कई जगह पुलिस बल तैनात है, काफी व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह पुलिस बल यहाँ पे लगातार कोरोना प्रोटोकॉल को पालन किया जा रहा है। चारों तरफ मतदाताएं आ रही हैं लगातार और उन्हें यही है कि उन्हें लाइन में नसीहत दी जा रही है और लगातार कई चारों तरफ पुलिस की टुकड़ियां आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी चारों तरफ हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनसे जब वार्ता की बताया कि अगर जैसी व्यवस्था यहाँ व्यवस्था नजर आती है तो और खिला दिया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान गया, कोई भी लापरवाही बरती जाएगी। जो भी यहाँ क्या आप अपनी नजर बनाए रखे वहां पर क्या कुछ माहौल आगे होता है और किस तरह से मतदान वहां पर हो रहा है, इस पर हम चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो भी जानकारी वहां पर है आप हम तक पहुंचाएं। और फिलहाल के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि चुनाव का महापर्व शुरू हो चुका है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जा रही है। बुलंदशहर की सीट हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर किस तरह से पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। एक बार फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा दें कि बुलंदशहर की शिकारपुर सीट पर जो है अनिल शर्मा बीजेपी की तरफ से इस बार मैदान में हैं। किरणपाल सिंह आरएलडी के हैं, जो कि सपा और आरएलडी का गठबंधन है, तो किरणपाल सिंह इस वक्त खड़े हैं वहां पर उम्मीदवार हैं। और मोहम्मद रफीक बसपा से उम्मीदवार हैं, जियाउर रहमान कांग्रेस की तरफ से वहां पे प्रत्याशी हैं। और इन्हीं तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इस बार किया जाएगा। और आपको बता दें चले हम बुलंदशहर की शिकारपुर सीट की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
अनिल शर्मा बीजेपी की तरफ से, किरणपाल सिंह आरएलजी सपा और मोहम्मद रफीक बसपा की तरफ से, जियाउर रहमान कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। बता दें आपको, काफी प्रमुखता के साथ प्रचार किया गया है इस बार और सपा और बीजेपी के बीच जो है कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरह से पोलिंग बूथ भी देखने को मिल रहे हैं, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें पोल्स की तो लोगों के बीच काफी इस वक्त उत्साह है वोट को लेकर। और इसी के साथ ही वो आपको बताते चले, लेकर चलेंगे एक बार फिर से मेरठ की ओर, जहां मेरठ की किठौर सीट के बारे में आपको जानकारी देंगे, प्रत्याशियों के बारे में। मेरठ की किठौर सीट में आपको बता दें कि सत्यवीर त्यागी बीजेपी से मैदान में है, शाहिद मंजूर सपा से और कुशल पाल मावी उर्फ केपी मावी बसपा की तरफ से और बबीता गुज्जर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। इस बार मेरठ में किठौर सीट का आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि सत्यवीर त्यागी बीजेपी की तरफ से मेरठ की किठौर सीट से इस बार चुनावी मैदान में है, शाहिद मंजूर सपा से, कुशल पाल मावी उर्फ केपी मावी जो है बसपा की तरफ से मैदान में है, बबीता गुज्जर कांग्रेस की तरफ से मैदान में है इस बार। और सुबह 7 बजे से ही मेरठ के किठौर में भी वोटिंग शुरू की जा चुकी है। लगातार खबरें आ रही हैं कि पोलिंग बूथ के बाहर मतदाता जोर शोर के साथ पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और आने वाली सरकार का भाग्य आज तय होगा। आज बड़ा दिन सभी पार्टियों के लिए, जहां पर लगातार वोटिंग की जा रही है और कौन सी पार्टी एक बार फिर में देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी वापस एक बार सत्ता में आएगी या फिर सपा कोई इतिहास रच जाएगी। सपा और आरएलडी का गठबंधन इस बार क्या रंग दिखाएगा, देखने वाली बात होगी। तो वहीं कांग्रेस भी प्रमुखता के साथ इस बार प्रचार करती नजर आई। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर यहां पे मुद्दा उठाया है और 40% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी। साथ ही तमाम वादे और दावे भी किए गए हैं। मैनिफेस्टो चारों पार्टियों की तरफ से जारी हो चुका है और इसी के साथ ही आज पहले चरण का मतदान है, जहां पर 58 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। 11 जिले हैं, 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। फिलहाल जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और जो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि मेरठ की किठौर सीट पर सत्यवीर त्यागी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, शाहिद मंजूर सपा से प्रत्याशी हैं और कुशल पाल मावी उर्फ केपी मावी बसपा की तरफ से मैदान में हैं। बबीता गुज्जर कांग्रेस उम्मीदवार मेरठ की किठौर सीट से हैं। मेरठ की किठौर सीट हमने आपको दिखाई। अब रुक करते हैं अगली सीट की ओर, बढ़ेंगे आगे। मेरठ की ही एक और सीट हस्तिनापुर, एक अहम सीट मेरठ की मानी जा रही है, जहां से आपको बता दें कि दिनेश खटीक बीजेपी की तरफ से मैदान में है। मेरठ की हस्तिनापुर का आपको बता रहे हैं, जहां पर योगेश वर्मा सपा की तरफ से मैदान में है, संजीव कुमार जाटव बसपा की तरफ से, अचैना गौतम कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। मेरठ की हस्तिनापुर सीट काफी अहम सीट बताई जा रही है और अब तक ये जो सीट है आपको बता दें कि करीब 58 विधानसभा सीटों पर इस बार पहले चरण के चुनाव हैं, जिनमें से 53 सीट पहले ही बीजेपी के खाते में अब तक थी और बीजेपी ने पिछली बार चुनाव जो हुए थे उनमें जीत दर्ज की थी और करीब 53 सीटें ऐसी हैं इन 58 सीटों में से जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। इस बार क्या कुछ समीकरण बदलेगा या फिर क्या नया इतिहास बनकर आएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दिनेश खटीक बीजेपी से इस बार मेरठ की हस्तिनापुर सीट से उम्मीदवार हैं, योगेश वर्मा सपा से, संजीव कुमार जाटव बसपा से और अचैना गौतम कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, जिनके भाग्य का फैसला इस वक्त करेंगे जनता। और मतदान लगातार सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लोग जुट रहे हैं और मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तमाम सुरक्षा इंतजाम के बीच और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मतदान किया जा रहा है। सुरक्षा दस्ता पूरी तरह से तैनात है और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कर लिए गए हैं। मेरठ की हस्तिनापुर सीट आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरठ की एक और सीट की यहां पे बात करें, सरधना सीट मेरठ की कद्दावर सीट रही है। सरधना सीट, इस पे आपको बता दें कि संगीत सोम बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, अतुल सपा की तरफ से उम्मीदवार उतरे हैं सरधना सीट से, संजीव कुमार धामा बसपा की तरफ से, सैयद रिहानुद्दीन कांग्रेस की तरफ से मेरठ की सरधना सीट से उम्मीदवार हैं।
जहां पर आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें करीब 58 विधानसभा सीटों पर मतदान है। संगीत सोम बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं इस वक्त। संगीत सोम का आपको बता दें कि सुबह ही वो भगवान शिव के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वो वोट करने भी गए हैं। बता दें अब आपको कि संगीत सोम बीजेपी के काफी कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं और संगीत सोम भी इस बार चुनावी मैदान में है, जहां पर बीजेपी की तरफ से मेरठ सरधना सीट से संगीत सोम को उतारा गया है। अतुल सपा की तरफ से मैदान में है, संजीव कुमार धामा बसपा से मैदान में है और सैयद रिहानुद्दीन कांग्रेस की तरफ से इस बार मैदान में है। साथ ही आपको बताते चलें कि काफी अहम सीट सरधना सीट मानी जा रही है। मुस्लिम मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम वोटर्स की भी तादाद काफी अच्छी खासी है और इसी के साथ ही काफी अहम सीट इसी मद्देनजर ये हो जाती है। संगीत सोम बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें प्रत्याशियों के बारे में। मेरठ की सरधना सीट के बाद अब रुक करेंगे अगली सीट की ओर, जो कि है सिवाल खास। मेरठ की एक और सीट सिवाल खास सीट पर आपको बता दें कि मनेंद्र पाल सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में है, गुलाम मोहम्मद आरएलजी सपा की तरफ से मैदान में है, मुकर्रम अली उर्फ नन्हे खां बसपा की तरफ से मैदान में है, जगदीश शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं इस बार। 58 विधानसभा सीटों में से एक अहम सीट मेरठ की सिवाल खास सीट है, जहां से मनेंद्र पाल सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं, गुलाम मोहम्मद आरएलडी से सपा से हैं और मुकर्रम अली उर्फ नन्हे खां बसपा की तरफ से मैदान में है। जगदीश शर्मा कांग्रेस की तरफ से इस बार मैदान में है और मतदाता इस बार पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं सुबह 7 बजे से ही। लोकतंत्र के इस महा त्योहार को मनाने के लिए, मतदान करने के लिए मतदाता शुरू से ही काफी उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं अब आपको बता रहे हैं मेरठ की सिवाल खास सीट के बारे में। आगे बढ़ेंगे और मेरठ सीट पर एक बार फिर से नजर डालेंगे प्रत्याशियों के ऊपर। मेरठ सीट से आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि कमल दत्त शर्मा बीजेपी से मैदान में हैं, रफीक अंसारी सपा की तरफ से, मोहम्मद दिलशाद बसपा और रंजन शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, जो कि मेरठ सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका फैसला आज मतदाता करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ के बाहर, शाहिद मंसूरी, उन्हीं से जानते हैं ताजा हाल इस वक्त का पोलिंग बूथ के बाहर। शाहिद, जानना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है वहां पर? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ सुबह से ही पहले मतदान केंद्र पर जो है ना, तो वोटरों की जो है लंबी लाइनें लगी हुई है और लोग जो है अपना काफी सर्द हवाएं चल रही है और कोहरे हुए लोग सुबह से ही 7 बजे से वोटर जो है अपना वोट डालते नजर आ रहा है। और यहाँ पर सुबह से ही जो है पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ के जवानों को रात ही तैनात कर दिया गया था और बराबर जो है ना पुलिस प्रशासन भी अपने बराबर चप्पे पर जो है नजर बनाए हुए है और यहाँ पर हर जगह जो है बहुत निगरानी रखी जा रही है। यहाँ सीसीटीवी कैमरों के हिसाब से भी हर जगह जो है निगरानी रखी जा रही है। यहाँ जो है हम अगर आपको बताना चाहें 7 विधानसभाओं में जो है यहाँ 80 प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। माफी चाहूंगी, शायद आपसे जानना चाहेंगे कितने अधिकारी अभी तक वहां पर सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लेने आ चुके हैं? जी, अगर हम बात करें यहाँ पर सुबह से लेके अब तक जो है 4-5 बार जो है ना अधिकारी यहाँ राउंड लगा चुके हैं, जिसके अंदर सीओ कोतवाली अरविंद चौरासिया भी मौजूद है। और उसके बाद जो अगर हम बात करें IPS सूरज राय कैंट भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके साथ ही शायद ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों में किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज पहले चरण के जो है मतदान हो रहे हैं और कितने बजे से वोटिंग शुरू हुई वहां पर? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ सुबह से 7 बजे से जो है वोटिंग जो है प्रक्रिया पूरी तरीके से चालू हो चुकी है। लोग हमारे साथ मौजूद है, काफी उत्साहित है वो वोट देने के लिए। हम उनसे भी बात करेंगे कि भाई उनका क्या कुछ कहना और वो कब से जो है लाइन में लगकर जो है अपने वोट आने का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने वोट दी है। जी, क्या नाम है आपका? नूर जी, जिस तरीके से आज पहला मतदान केंद्र है और आज वोट डाली जा रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पिछले 5 सालों से जो सरकार अपना काम करती चली आ रही थी, क्या समझे, अच्छा कर रही थी या बुरा कर रही थी, उसका नतीजा जो है ना अब इन इलेक्शनों से निकल जाएगा। अगर जुल्म किए हैं क्या समझे, तो जुल्म का बदला भी निकलेगा।
और अगर जो अच्छे काम किया क्या समझे, अच्छा काम किया तो उसके परिणाम निकलेंगे। मैं तो यही कहूँगा क्या समझे, जो भी सरकार आए क्या समझे, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, समझे, इंसान को इंसान समझे, समझे। क्या कुछ नहीं हुआ, सारा हिंदुस्तान में, बाहर की दुनिया भी जानती है क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये भी हम मजबूर हैं। और ये इलेक्शन नहीं है, मैं आपको हमारे मुस्तकबिल का फैसला है, हमारी जिंदगी और उसका फैसला है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अगर वोट की बात करें, जिस तरीके से आप वोट डालने आए थे, तो आपको कितना टाइम लगा वोट डालने में, या आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ा? यहाँ जो है ना, DN कॉलेज के अंदर जो वोट पड़ रहे हैं क्या समझे, उसके लिए काफी इंतजाम है, और यहाँ पुलिस अधिकारी का भी काफी झुरमुट है, और काफी अच्छे इंतजाम किए हुए, और बहुत आसानी से यहाँ वोट डालने की सुविधाएं हैं। यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं आपको बताऊँ, ये तो है। अच्छा, जो लोग आने में असमर्थ हैं या फिर जो है ना, जो नहीं आ पाते, तो उनकी वजह से क्या क्या? ये इस वक्त जो है ना, ये कोहरा पड़ रहा है, ठंड की वजह से जो है ना, लोग बाग अभी आए नहीं, अभी और थोड़ी देर में जो है ना भीड़ आएगी, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक में जो है ना जोश खरोश है, लेकिन मौसम के हिसाब से जो हो सकता है, लेकिन पब्लिक में जोश खरोश है, आएंगे और वोट डालेंगे पब्लिक, ऐसी बात नहीं। जी, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि सभी वोटर जो है बहुत उत्साहित हैं, कुछ लोग जो है ज्यादा ठंड की वजह से अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि भाई सुबह 7 बजे से जो है वोटर जो है अपना वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जी, शायद जानना चाहेंगे आपसे कि महिलाएं कितना प्रतिशत वहां पर पहुंची हैं वोट डालने के लिए? जी, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं सुबह से ही जो है ना बराबर देखी जा रही हैं। अगर महिलाएं हम बात करेंगे, वो महिलाएं जो है बहुत उत्साहित हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो आने में जो है ना देरी हो रही है, लेकिन बराबर वो महिलाएं आती नजर आ रही हैं और वो अपना जो है अपने प्रत्याशी को वोट देती नजर आ रही है। शायद इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के बीच जिन्हें लेकर वो वोट कर रहे हैं इस बार, ये आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आप जनता से बात करें, पूछें कि इस बार क्या कुछ वो अहम मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त जो सबसे बड़ी ज्यादा परेशानियों का माहौल है वो सिर्फ यही है कि भाई लोग ज्यादा जो है विकास को लेकर ज्यादा वो है। कुछ लोग जो बेरोजगार हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें रोजगार मिले, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे भाई उन्हें और क्या क्या मुद्दे हैं जो जिन चीजों को लेकर वो वोट दे रहे हैं। जी, ये देखिए, वादे तो हर सरकार जो भी आती है वो वादे पे वादे करती है, लगता है कि वादे होते ही उनके तोड़ने के लिए। वादे यानी कि इलेक्शन के बाद में और सीट मिलने के बाद में कामयाबी होना चाहिए, लोग बात भूल जाते हैं, प्रत्याशी भूल जाते हैं कि हम प्रत्याशी थे, हमें वोट जो है ना इनसे मिलने के बाद में हम सीट पे बैठे हैं, वो सब भूल जाते हैं। और ये भी बात बताऊँ, विकास के नाम पे जो है ना जो धोखाधड़ी हुई है वो हिंदुस्तान का इतिहास कभी भूलेगा नहीं। शायद आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम आपको दर्शकों को इससे पहले बता दें कि शाहिद मंसूरी हमारे संवाददाता मेरठ सीट से जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही वो दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है और वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस बार जोश और खरोश के साथ वोट देने पहुंच रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे शायद कि इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं आखिर प्रमुखता के साथ जो जनता के बीच में है, और जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए जिनमें काफी चीजें जो है समानताएं भी देखी गई हैं। महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी इस बार सामने आए हैं। कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को लेकर काफी लुभावने वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं। तो क्या कुछ आगे हो पाएगा, इस बारे में भी जानेंगे हमारे संवाददाता शाहिद से। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि इस बार पहला चरण यूपी चुनाव का शुरू हो चुका है, जहां पर 58 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें करीब इन 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी थी, और इस बार 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर देखना यह होगा कि आखिर किसकी सत्ता वापस आएगी या फिर एक बार फिर से कोई इतिहास रचा जाएगा। तो वहीं शायद आपसे ये भी जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें सुरक्षा इंतजामों की, कोविड टाइम है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती के साथ करने का जो है निर्देश भी जारी किया गया है। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों की तरफ से प्रोटोकॉल के हिसाब से इस लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अंदर जाने से पहले सबसे पहले तो उनका मोबाइल जो है बंद करा दिया जाता है, और या फिर उनसे कहा जाता है कि भाई इस मोबाइल को आप अपने घर रख के आइए, क्योंकि
मोबाइल की एंट्री बिल्कुल जो है वर्जित की गई है कि मोबाइल कोई अंदर नहीं जाएगा। अगर हम बात करें प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी के जो है मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है और वहां तक सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, जिसे वो हर किसी के जो है ना पहले सैनिटाइज कराते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपने वोटरों को जो है वोट डालने की अनुमति देते हैं कि भाई इस तरीके से जो है सारी गाइडलाइनों के आधार को देखते हुए वो लोग वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ और भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे भाई अंदर जाने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजों को देखा है और क्या उन्होंने करा है। जी, मेरा नाम बबलू ठेकेदार। अच्छा, मैं चाहता हूँ तो जीते कोई भी, तो साइकिल वाला हो, पंजे वाला या हाथी वाला या फुट वाला, विकास चाहिए बढ़िया। ये ना हो कि मेरे भाव ये दूसरी बिरादरी है, दूसरी बिरादरी है कि आदमी ये सोच के घर है काम में सीट पे बैठ जाऊँ। फिर विकास होना चाहिए लाजवाब। जब ये आदमी आगू में वोट देगा और विकास नहीं होगा तो बेकार है। ये अपने अपने वही सीट पलौती मार के बैठे रहते हैं। ये इनके पास जाओ तो भाव जी करवाते हैं और विकास के नाम पे कुछ काम नहीं करते। अगर हम बात करें जिस तरीके से जो है कोरोना गाइडलाइन का इस्तेमाल किया जाए तो अंदर के जो आप देखा गया है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना ये सरकार थी, कोई और सरकार भी होती तो वो कोरोना को वो करती नहीं। अगर आप अंदर गए हैं तो आपको मास्क लगाने की अनुमति दी गई है, मास्क के बगैर जो है वो नहीं डालने की, ये हम जानना चाहते हैं। आप मास्क लगाने की तो उन्नति हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। अच्छा, वोट डाले या ना डाले उससे क्या फर्क पड़ेगा, वोट तो डालनी पड़ेगी ना। मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है आज बढ़िया। अंदर मास्क लिए सब मास्क लगा के जा रहे हैं और हाथ में सैनिटाइजर भी छिड़कते हैं वो अंदर बैठे हुए। जी, जैसा कि आपने देखा वोटर साफ तौर से कह रहे हैं कि भाई उन्हें सैनिटाइजर कराने के बाद ही वोट की अनुमति दी जा रही है और अंदर जो है बगैर मास्क के जो है किसी को भी एंट्री नहीं है। शायद बीजेपी ने काफी लंबा कार्यकाल यहाँ पर बिता दिया यूपी में। हम जानना चाहेंगे कि अब दर्शकों से, लोगों से पूछे वहां पर कि वो कितना संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यकाल से और अब क्या लगता है, क्या कुछ नए मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आगे देखना चाहते हैं, विकास हो गया या फिर किसी और मुद्दे पर? जी जी जी, जिस तरीके से जो है बीजेपी सरकार रही है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उस सरकार के अंदर आपको क्या चीज ऐसी लगी कि भाई गुंडागर्दी खत्म हुई है, नहीं हुई है, क्या चीज है? मुझे तो इतना बढ़िया लगी बीजेपी में। देखो बहन बेटी ऐसे करते हैं बढ़िया करके। मुझे पुलिस का रवैया सब में बढ़िया लगा। अब गवर्नमेंट अंदर तोड़ने में टाइम नहीं लगाती। कोई लेडीज जा रही है उसके पीछे सीटी मारते थे, वो मारते थे, पुलिस वाले आते थे, अब सारा दड़ा बजाना है वो आकर। अब ऐसे जाओ बहन बेटी लेकर के जैसे खेत जा रही है घूमती। गुंडा राज तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, चोरी बिल्कुल खत्म। जैसे कि आपने देखा सभी लोग बीजेपी सरकार से बहुत खुश हैं कि गुंडा राज भी खत्म हो चुका है और बहन बहू बेटियां भी सब जो है सुरक्षित देखी गई। शायद ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आप इनसे पूछेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं और कोई महिला अगर आपके पास वहां पर मौजूद है तो हम चाहेंगे आप महिलाओं से बात करें कि वो कितना संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार के कार्यकाल से और अब क्या कुछ नई उम्मीदें लेकर वो इस बार मतदान कर रही हैं। जी जी, हमारे साथ और भी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहसिना जी, जिस तरीके से जो है ना अब ये आपने वोट डाली है तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, जिस तरीके से जो है भाजपा सरकार के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, गुंडाराज भी खत्म हुआ है, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम तो निकलते नहीं ना जाते। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं चाहूंगा भाई, और से मेरी बात सुने। अरे ये मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में जाएगी ये बात। सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। बदलते हैं सभी के दिन, पुरानी ये कहानी है। कहानी तो बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। जिसने जो काम किया है बढ़िया, तो बढ़िया का नतीजा निकलेगा। जिसने घटिया काम किया है और हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर की दुनिया में भी बदनामी हुई हमारी, क्या समझे, उसको उसका परिणाम निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं घर में बैठने वालों से कहूँगा कि यूं चुप रहने से, यूं खामोश रहने से खतरा न जाएगा। यूं घर में बैठने से खतरा न जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। भाई साहब सलाम। जी, जैसा कि आपने देखा सभी जनता, जितनी भी जनता है वोट डालने आ रही है, वो भाजपा सरकार से बहुत ही खुश है और सारे पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पुलिस प्रशासन भी बराबर यहाँ पर जो है राउंड लगा रहे हैं।
जी, शायद जैसे कि अभी दिन चढ़ा ही है और अभी और भी लोग आएंगे, तो उनको लेकर जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ इंतजाम है पुलिस की तरफ से भीड़ को देखते हुए और किसी तरह की अराजकता को रोकने के लिए वहां पर क्या कुछ इंतजाम है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और बराबर यहाँ पर जो है ना अधिकारी यहाँ पर आते रहे हैं और यहाँ हर तरीके की फैसिलिटी दी गई है, सुविधा उपलब्ध है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की अराजकता तो कि कोई भी परेशानी ना हो और पुलिस प्रशासन बराबर यहाँ पर जो है ना निगाह बनाए हुए हैं। जी, और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सैनिटाइजर और मास्क की जैसे बात जहां तक है, तो क्या वहां पर मास्क वितरण का भी कुछ व्यवस्था है, जो लोग बिना मास्क के अगर वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए? जी जी, अगर हम बात करें मास्क की, तो जो लोग मास्क नहीं लगा के आ पा रहे हैं उन्हें मास्क की व्यवस्था कराई जा रही है और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सैनिटाइज वगैरह के खुद अपने साथ भी लेकर आ रहा है और जिन लोगों के पास नहीं है उन्हें सैनिटाइज यहाँ कराया जा रहा है। ठीक है, मैं शायद आपसे बात करके सही लगा और हम चाहेंगे आप नजर बनाकर रखें इस पूरी घटना पर और क्या कुछ वहां पर माहौल बन रहा है। और फिलहाल के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें, मेरठ सीट से आपको दिखा रहे थे शाहिद मंसूरी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। और अब बीजेपी नेता कैप्टन आई सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे ही जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ लग रहा है बीजेपी को। चुनावी बिगुल बज चुका है, मतदाता केंद्रों तक पहुंच चुके हैं, तो किस तरह की घबराहट या उत्साह बीजेपी पार्टियों के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है? कैप्टन आई सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। जी मैम, धन्यवाद। सर, बिगुल बज चुका है, मतदाता जो है केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह से मतदाताओं की मैं भारी संख्या में कतार बंद देख रहा हूँ कि सर्दी होते हुए भी लोग सर्दी की परवाह ना करते हुए जिस तरह से सुबह से ही पोलिंग बूथ पे आके खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं शांतिपूर्वक। मैं काफी पोलिंग बूथों पे सुबह से घूम के आया हूँ, नोएडा के भी देखे हैं हमने, नोएडा से निकल के फिर दूसरी जगह भी देख रहा हूँ और हमने इधर गाजियाबाद में भी देखा है। काफी सुबह से ही मैं निकला हुआ हूँ 5 बजे से जी। तो जिस तरह से मैं हर पोलिंग बूथ पे देख रहा हूँ कि लोगों की इतनी भारी संख्या में जो है ना कतार लगी हुई है। हमने तो यहाँ तक देखी है कि वृद्ध महिलाएं जिनसे चला नहीं जा रहा है वो भी आके लाइन में खड़ी है। तो कैप्टन आई सिंह जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार जो है सभी मैनिफेस्टो लगभग जारी हो चुके हैं और काफी समानताएं भी देखने को मिल रही हैं, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की जा रही हो या फिर पेंशन स्कीम को लेकर जो बात की जा रही है, किसानों से एमएसपी पर खरीदने की बात की जा रही है, गन्ना किसानों को लेकर जो भी तमाम वादे किए जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस की तरफ से हाल ही में कहा गया है कि किसानों का कर्ज 10 दिनों के अंदर माफ किया जाएगा और अगर 10 दिनों से ज्यादा का समय लगता है तो ब्याज दिया जाएगा उस पर। देखो क्या है कि ये जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये वो पार्टियां हैं कि सिर्फ झूठ बोल के सत्ता हथियाने चाहती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके पिछले रिकॉर्ड आम जनता ने देखे हैं, दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी रही है और वहां की क्या हालत इन्होंने बनाई थी, सिवाय गुंडा राज्य के और लूट के और बलात्कार के अलावा इन्होंने 4 बार के शासन में कुछ नहीं दिया। चाहे वो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हो चाहे अखिलेश रहे हो, मगर वहां सिवाय लूट और गुंडा राज के कुछ नहीं रहा। इसी तरह से कांग्रेस है जिसने 60 साल जो है ना देश पर राज्य किया और सभी प्रांतों में अधिकतर इनकी सरकारें हुआ करती थी और आज तक कहते हैं कि गरीबी हटाना है। तो 60-70 साल में ये गरीबी नहीं हटा सके, अब ये क्या हटाएंगे? इनका ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जाति मजहब में बांटने वाले लोग हैं। तो ये इनसे तो कभी जनता उम्मीद रख ही नहीं सकती और न जनता इनसे उम्मीद रख रही है। इसलिए लोग रुहाने वादे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कभी कुछ नहीं करेंगे। सत्ता मिलते ही जनता को इस तरह से नचोड़ते हैं जैसे नींबू नचोड़ा जाता है। तो इनका काम ये है, मगर बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जब आई है तो हमने जो वादे किए थे वो तो पूरे किए हैं, उसके बाद जनता के साथ वो हमने काम किए जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे संकल्प पत्र में नहीं थे। आप देखिए, हमने घर घर वहां लोगों को शौचालय दिया, हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं था। हमने फ्री राशन दिया, हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं था। हमने गरीबी रेखा वालों को 1000 रुपए महिलाओं को सीधे अकाउंट में भेजा, हमारे मैनिफेस्टो में तो नहीं था। तो ऐसी बहुत सी हमारी योजना है
जो कैप्टन हमने सिंह जी, कहा पर था उससे- आज जो है 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 53 सीटें बीजेपी के पास थी पहले, और अब जो है ये जो भी विधानसभाएं हैं, किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन हुआ, तो क्या लगता है किसान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं इस वक्त जो मतदान में जो इस वक्त पहुंचेंगे, तो क्या कुछ असर आपको लगता है, क्या होगा इस बार चुनाव किसान पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्यादा से ज्यादा मुजफ्फरनगर, मेरठ और ये पूरी पश्चिम का जितना क्षेत्र है, मैं सभी हर डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ और सभी किसानों के टच में रहा हूँ। मैं सब किसानों के साथ रहा हूँ। मैं 1 महीने से इन्हीं क्षेत्रों में घूम रहा था। तो किसान का जो सोच है बिल्कुल योगी और मोदी के तरफ है, क्योंकि वो कह रहे हैं इस बात को कि हमारा जो जितना इस सरकार ने ख्याल रखा है पहले किसी ने नहीं रखा। क्योंकि जो गन्ना का जो भुगतान अखिलेश सरकार का 10,000 करोड़ का बकाया भुगतान जो गन्ना का किसानों का था, वो किसने आके दिया है? बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने। तो ये किसान इसको जानता है अच्छी तरह से। हर किसान कह रहा है कि वो ये जो आंदोलन था वो तो कुछ लोगों का था, खास करके उन लोगों का कि जो किसान के सिर्फ नाम से चलते हैं, बाकी बोले किसान तो कभी आंदोलन में गया ही नहीं है। तो किसान कतई नहीं, जो सही किसान है वो बीजेपी के साथ खड़ा है और बीजेपी के ही साथ उसको विश्वास है। तो इसलिए किसान पूरा बीजेपी के साथ है, उसमें हमें कोई दो राय नहीं और ना ही हमें कोई उसमें चिंता करने की बात है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि यूपी में इस वक्त पहले चरण का मतदान हो रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बताते चलें कि 9 बजे तक औसतन 7.93% वोटिंग की जा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी के पहले चरण का हाल। 9 बजे तक 7.93% की वोटिंग की जा चुकी है। मथुरा में 8.36% वोटिंग की गई और साथ ही हापुड़ में अब तक जो है 8.16% मतदान किए जा चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको आरएन न्यूज के जरिए हम दिखा रहे हैं कि अब तक की वोटिंग प्रतिशत आपको दिखा रहे हैं कि बागपत में 8.9% मतदान अब तक हो चुका है। सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। गाजियाबाद में 8% मतदान अब तक किए जा चुके हैं। लगातार पोलिंग बूथ के बाहर मतदाता पहुंच रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर का हाल आपको बता दें, करीब अब तक 8.3% वोटिंग की जा चुकी है। इसी के साथ ही आगरा में बता दें, आगरा में 8.1% मतदान सुबह 9 बजे तक किया जा चुका है। 7 बजे से ये वोटिंग शुरू की गई थी। यूपी के पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत अब आपको दिखा रहे हैं। 9 बजे तक यूपी में करीब 7% जो है मतदान किया जा चुका है। मथुरा में 8.36% वोटिंग हुई, जबकि हापुड़ में 8.16% मतदान हो चुका है। साथ ही बताते चले मेरठ में भी 9% मतदान सुबह 9 बजे तक हो गया। बुलंदशहर की ओर आपको लेके चलेंगे। बुलंदशहर में 7.34% मतदान किया जा चुका है। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत में आपको बता दें कि 8.9% मतदान सुबह 9 बजे तक किया जा चुका है। इसी के साथ ही गाजियाबाद में 8% मतदान हुआ सुबह 9 बजे तक और गौतम बुद्ध नगर में 8.3% मतदान किया जा चुका है और अभी भी मतदान लगातार जारी है। आगरा में आपको बता दें कि 8.1% मतदान किए जा चुके हैं और लगातार पोलिंग बूथ के बाहर लोग पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए और अपनी चहेती पार्टी के लिए वोट करने के लिए, चहेते उम्मीदवार को यहां पर जिताने की जद्दोजहद जनता में भी खास तौर पर देखने को मिल रही है। पूरे जोश और खरोश के साथ जनता इस बार मैदान में है और वोट करने के लिए उतर चुके हैं मतदाता और पोलिंग बूथ के बाहर तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम सुविधाओं का और व्यवस्थाओं का ख्याल भी रखा जा रहा है। पुलिसकर्मी लगातार पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं, अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। तो वहीं इस खबर के बाद अब आपको बताते चलें कि यूपी में लगातार मतदान जारी है पहले चरण का। इसी मतदान के बारे में बात करेंगे। सपा से हमारे साथ नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका आरएन न्यूज पर। अतुल त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी। अतुल सक्सेना जी
सर, पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस बार सपा के दिल में क्या हो रहा है, क्या हलचल मची हुई है सर? देखिए, पहले चरण का जो चुनाव है उस पर मैं बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि चुनाव आयोग जो है बड़ा ही स्वतंत्र तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराएगा। और जनता है, जनता ने अपना मन बनाया हुआ है और एक सशक्त, शक्तिशाली किसानों की, महिलाओं की और जो हेट क्राइम को रोकने की, जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का और विकास का जो वादा करने वाली सरकार है, उसको चुनने आगाम जनता करेगी। यह आपको 10 मार्च को दिखेगा, पता लगेगा। जी, अतुल सक्सेना जी, क्या लगता है इस बार जनता के मन में क्या है, किस तरफ की हवा चल रही है? क्या लगता है सपा के कितने चांसेस हैं जीतने के? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार के विरुद्ध हवा चल रही है। और आपने जिस तरीके से देखा होगा 12-13 महीने से जिस तरीके से रोष है लोगों में, और केवल एक ही वर्ग में नहीं, जिस तरीके से किसान 13 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ था, उसने लाठियां डंडे खाई हैं। 700 किसान भाई हमारे शहीद हुए। उधर लखीमपुर पे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ी और गन्ना का इनका बकाया है किसानों का जो है, जो मिलने का काम नहीं हो रहा है। गन्ना समर्थन मूल्य भी केवल 10 रुपए सरकार ने चुनाव के नजदीकी बढ़ाने का काम करा। इधर आप देखिए, शिक्षकों पे जो है लाठी मारने का काम किया, इनकी भर्ती में घोटाला हुआ, इन्हें इनका 27% रिजर्वेशन भी नहीं मिल पाया जो इनका अधिकार था 27% का। तो इस तरीके से आज 58 सीटें हैं जिन पर मतदान किए जा रहे हैं, जिनमें से 53 सीटें बीजेपी पहले एक बार जीत चुकी है। सपा जो है, सपा के पास सिर्फ 2 सीटें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इस बार जो है क्या लगता है कि कितना सपा के लिए मुश्किल होने वाला है या आसान होने वाला है? क्योंकि बीजेपी के लिए जब इससे पहले चुनाव हुए थे थोड़ा आसान था, लेकिन अब जैसे कि आपने भी कहा, किसानों का मुद्दा इस वक्त काफी प्रबलता के साथ सामने आया है। तो क्या लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा इन चुनावों पर? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा और जनता तैयार बैठी हुई है जवाब देने के लिए। बाहर फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है, क्योंकि जिन किसानों को, महिलाओं को रुलाने का काम और कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों ने अपनों को खोया है और जिस तरीके से सरकार के पास लकड़ी भी नहीं थी और लोगों की लाशें गंगा में तैर रही थी, तो ये सब लोगों ने देखा है। तो वो लोगों में दर्द है, पीड़ा है। पर अगर आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं तो देश विदेश से तारीफ भी हुई है उत्तर प्रदेश की कि जिस तरीके से कंट्रोल किया गया वो काबिले तारीफ था। नहीं, आप मुझे बताइए क्या कंट्रोल किया गया? क्या भ्रष्टाचार कंट्रोल किया गया? क्या क्या कहाँ पे? जिस देश में, आप ये बताइए, कोरोना काल में जिस देश में 1000 रुपए का जो है सिलेंडर लाख रुपए में ऑक्सीजन का पहुंच जाता हो और जहाँ पे बेड नहीं मिल पाते हों, और जिस तरीके से जहाँ पे लोग चले गए, उनकी मौतें हो गई, और वहाँ पे सरकार ने ये भी नहीं प्रयत्न करा कि उनको लकड़ी भी मुहैया करा दी जाए। गंगा में लाशें तैर रही थी इस तरीके से, हमने आपने देखा है। तो क्या ये इनका प्रबंध था? इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो फेल हो गया, इनका कुप्रबंधन था। ये प्रबंधन थोड़ी था। ये भाजपा जो झूठे प्रचार करती है और केवल अपना ही प्रचार करती है, अपना ही एडवर्टीजमेंट करती है। मोदी जी का आप देखते हैं ना, हर जगह फोटो होता है, वैक्सीन पे उनका फोटो होता है, या कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की आती है उसमें उनका फोटो होता है। तो बेसिकली ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो भाजपा अपने प्रचार और प्रसार में उपयोग करती है। तो ये जनता तैयार बैठी हुई है इन सब बातों का जवाब देने के लिए। दिखेगा आपको 10 मार्च को। पर अतुल जी, जैसे कि पिछली बार जो है राम मंदिर एक काफी अहम मुद्दा बनकर उभरा था और सपा के खिलाफ मुजफ्फरनगर में जिस तरह से दंगे हुए थे तो सपा के खिलाफ वो बात चली गई थी और इसी वजह से यही नतीजा था कि सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई सपा। लेकिन इस बार क्या लगता है कि जनता के मन में कुछ बदलाव आया होगा जो सपा के फेवर में चला जाए? देखिए, 2 सीटें हमें पहले भी नहीं मिली थी। आपके पास आंकड़ा गलत है, आप उसे चेक करिएगा। पहली चीज तो ये है, मेरे ख्याल 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिली थी। और दूसरा जो आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, देखिए राम मंदिर पे तो वोट मांगने का काम भाजपा अपने स्थापना दिवस से अब तक करती आई है। उसी के राम मंदिर के नाम पे लोगों को बरगलाती हुई आई है। परंतु आज राम मंदिर विषय नहीं है, आज रोटी रोजगार का विषय है। आज भाजपा ने जिस जनता को सड़क पर खड़ा कर दिया है और लोगों की जेब में पैसा नहीं है
खाने को पैसा नहीं है, तो वो बेसिकली देखिए, राम का नाम आदमी जब देता है कि जब उसकी जेब भरी हुई थी। पहले आदमी अपना पेट तो भरे, उसके पास अपने परिवार का पालन पोषण करने का, कुछ कमाने का जरिया तो हो। ठीक है, राम को सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, हर वर्ग मांगता है। ये केवल जो है गलत तरीके की राजनीति करने का काम। और ये राम की बात करते हैं, अरे कैसे राम भक्त हैं, ये कैसे राम भक्त हैं जो राम भक्तों का पैसा ही इन्होंने जो है, आपने देखा होगा अयोध्या में जमीन में कितना बड़ा घोटाला करा। आप देखिए जिस तरीके से 2 करोड़ की जमीन 20 मिनट के अंदर 20 करोड़ की पहुंच जाती है, तो क्या ये राम भक्तों का पैसा नहीं था? ये मेरा आपका जनता का पैसा है। कैसे इनके अफसर, कैसे इनके नेता इतना भ्रष्टाचार कर सकते हैं? और आपने देखा जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, तो उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पे जमीनों की खरीद फरोख्त का कार्य इनके भाजपा के नेताओं ने, सरकारी अधिकारियों ने करा। इन सब की जांच होगी समाजवादी पार्टी सरकार में आने के बाद। चलिए अतुल सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको यहाँ पर रोक रही हूँ सर, समय की कमी है, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता को बता दें पहले चरण का मतदान है और सपा नेता से हम बात कर रहे थे, अतुल सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद थे, और अब कांग्रेस के नेता ओमकार सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओमकार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। धन्यवाद सर, पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं, क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है कांग्रेस के लिए, कोई चुनौती है बड़ी? नहीं, कांग्रेस को इस चरण में अच्छी सीटें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस की हमारे जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी ने बड़ी मेहनत की है, महिलाओं के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया है, उनके आरक्षण की मांग की है, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया है, किसानों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया है, जो आउटसोर्सिंग होती थी उसको खत्म करने की बात कही है। तो हम लोग जो है वो निरंतर इस प्रदेश को विकास की तरफ ले जाने के लिए अपना प्रयास करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। और जनता को भी वोट देने के लिए कम से कम इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम ये सांप्रदायिक मुद्दों को छोड़ते हुए कम से कम विकास की तरफ ध्यान दें, ताकि आने वाली जो यूथ है, हमारे नौजवान है, वो कम से कम रोजगार पाए, वो अपना काम कर सके। आत्मविश्वास के साथ भरे हुए नजर आ रही कांग्रेस पार्टी ओमकार जी, लेकिन इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत बड़ी चूक हो गई थी और कांग्रेस के खेमे में कुछ भी नहीं आ पाया था, क्योंकि बीजेपी तो 53 सीटें ले गई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल सही बात है, कुछ गलतियां हुई थी जिसका खामियाजा भुगता हम लोगों ने, लेकिन अब की हमारे नेता ने बहुत तरीके से हर काम को किया है और हमें उम्मीद है कि हमको सफलता मिलेगी जी। और जिस तरह के वादे इस बार मैनिफेस्टो में निकल कर आए हैं, किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर 10 दिनों के अंदर कर्ज माफ कर दिया जाएगा और अदरवाइज ब्याज लगेगा उस पर, अगर 10 दिन से ज्यादा समय निकलता है तो ब्याज भी दिया जाएगा। क्या संभव है इस तरह से कर पाना? नहीं, हम करेंगे इसको, कुछ न कुछ। हमने एक्चुअली जो बजट बनाया है जी, वो बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी थी और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के उनकी समस्याओं को हमने सुना है और तब उसके बाद हमने बजट को उसमें अपने घोषणा पत्र जो है, अपना जो घोषणा पत्र बनाया, सॉरी बजट कहलाता है, जो घोषणा पत्र बनाया है वो उस वजह से बनाया है जी। और क्या कुछ अहम मुद्दे आपको इस बार लग रहा है जो कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर है, सपा के साथ आरएलडी का जो है साथ मिला हुआ है उन्हें, तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस किसको चुनौती देख रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का एक फेंका हुआ पासा है कि बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है। आप सड़क पर निकले तो अंदाज लगेगा कि इलेक्शन बाइपोलर है कि नहीं है। हमारे प्रत्याशी जहां जहां हैं बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आज मजबूरी में अखबारों को भी कहना पड़ा है कि कुछ जगहों पे हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे लड़ रहे हैं, जैसे मथुरा में प्रदीप माथुर की लड़ाई को अखबारों ने भी कहा है कि बहुत अच्छा है। तो ये समय बताएगा। आपकी वोटर बहुत साइलेंट है, वो चुपचाप वो देख रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनके यहाँ भी भाजपा में प्रॉब्लम है। अभी आप ये देख लीजिए, हम अखबार पढ़ रहे थे, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो माइनॉरिटी विंग है उसने भी जो कर्नाटक में लड़की के साथ में वायरल वीडियो हुआ है, वीडियो जो वायरल हुआ है उसको बाकायदे विरोध किया उन लोगों ने और समझाया है कि ये हम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये आपस में ये इतना हताश है कि समझ में नहीं आ रहा है भाजपा की करे तो क्या करे। ये एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाए, जब सत्ता में आए तो 17 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे और आज स्थिति हो गई कि 32 लाख लोग हो गए उत्तर प्रदेश में।
तो सवाल ये है, जब ये कुछ कर नहीं पा रहे, महंगाई को रोक नहीं पा रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, पशु की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? सवाल तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। खाली 4 अपराधियों को पकड़ के रोज बोलते हैं और रोज हत्याएं हो रही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हत्या ना हो रही हो, लड़की का रेप ना हो रहा हो। और ये डंके की चोट में कह रहे हैं कि कहीं आपको घबराहट हो रही है। तो अब इस तरह की जब बात करेंगे, और सबसे बड़ी जो गलती हो रही है, जो ये सरकार वो कर रही है, ये बहुत ही चिंता की बात है कि सर्विंग ऑफिसर्स को प्रेशराइज करके, बरगला के, इस्तीफा दिला के उनको राजनीति में लाया जा रहा है, ताकि एक ये पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में कर सके कि हमारे साथ रहोगे तो हम तुमको ये फायदा करेंगे। आप ये सोचिए कि समय की कमी है, आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें, मतदान जारी है और अब तक करीब 7% मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 विधानसभा सीटों के लिए हो चुका है और मतदान लगातार जारी है। सुरक्षा कर्मी भी मौके पर मौजूद हैं और किसी भी तरह की अराजकता के लिए भी तैनात हैं और साथ ही तमाम व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करवाया जा सके। फिलहाल आप बने रहे आर्य न्यूज के साथ। चुनाव की पल पल की खबर आपको देने के लिए मौजूद है। नमस्कार।